वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट हम स्टार्ट कर चुके थे और उसकी जो प्रिलिमिनरी और डेफिनेशन क्लॉज है वो मैंने आप लोगों को रीड करके बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशंस को रीड करना है और उसके अंदर जो क्रॉस रेफरेंसिंग दी हुई है वो आप लोगों ने किस तरह देखनी है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि जो सेल्स टैक्स के अंदर कुछ शेड्यूल्स जो मौजूद हैं उनको किस तरीके से रीड करना है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उससे रिलेटेड जो हमें सेक्शंस के अंदर उनकी कुछ गाइडेंस दी हुई है। क्योंकि शेड्यूल्स जो हैं वो एक तरीके से लिस्ट डाउन की गई हैं कुछ गुड्स को, ठीक है। हर शेड्यूल के अंदर कुछ गुड्स हमें लिस्ट डाउन किए गए होंगे, लेकिन उनके ऊपर किस तरीके से सेल्स टैक्स लगाना है और उनकी वैल्यू किस तरह डिटरमाइन करनी है, या उन हर शेड्यूल का जो मेन पर्पज़ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो हमें सेक्शन से देखना होगा। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स जो हैं वो 13 गिवन है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स टैक्स के अंदर शेड्यूल्स हैं वहाँ पे कुछ शेड्यूल्स ऐसे भी हैं जो कि ओमिट हो चुके हैं। यानी ओमिट का मतलब ये है कि अब उनकी सेल्स टैक्स के अंदर कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन एज़ पर रूल एक्ट्स जो होते हैं, हमारे लॉज जो होते हैं, उनके अंदर एक तरीके से हिस्टोरिकल पैटर्न फॉलो किया जा रहा होता है। इस बात का ये मतलब है कि जो शेड्यूल्स या सेक्शंस को ख़त्म कर दिया गया है लॉ से या एक्ट से, उसका नाम वहाँ पे मौजूद होता है, या उसका सेक्शन का अगर सेक्शन ओमिट किया तो उसका नंबर वहाँ मौजूद होगा और सीक्वेंस जो है वो दोबारा से रिप्लेस नहीं होगी। जिस तरह सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स तो 13 है, लेकिन जिसमें शेड्यूल नंबर 1, 2, 4 और 7 शेड्यूल जो है हमारा वो ओमिट हो चुका है। तो इसी वजह से सीक्वेंस नहीं टूटी, लेकिन हमें अगर हमसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं तो हम 13 कहेंगे, लेकिन उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि उनमें से 4 सेक्शंस ऐसे हैं, 4 शेड्यूल्स ऐसे हैं जो कि ओमिट हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास जो टोटल एप्लीकेबल शेड्यूल्स मौजूद हैं वो अदर देन 4 हैं। यानी 13 में से अगर आप 4 ख़त्म करते हैं तो हमारे पास टोटल जो एप्लीकेबल शेड्यूल्स हैं वो 9 बचते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो फर्स्ट शेड्यूल है जो कि एप्लीकेबल है वो थर्ड शेड्यूल है। अब मैं आपको थर्ड शेड्यूल पे लेके जाता हूँ और थर्ड शेड्यूल में हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी गुड्स एनलिस्टेड हैं और वो जो गुड्स एनलिस्टेड हैं उनके ऊपर जो टैक्स का रेट लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, क्या एप्लीकेशन है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ थर्ड शेड्यूल के पेज पे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन हेडिंग शेड्यूल्स की है, उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल का नाम मौजूद है, लेकिन उसके बाद स्टैरिक्स हैं, ठीक है। अगर हम इस स्टैरिक को फॉलो करते हैं तो ये जो 1 का रेफरेंस आ रहा है, इसको अगर हम नोट में देखते हैं, फुट नोट में, तो ये कहता है कि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ओमिटेड बाय फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट 1997 विथ इफेक्ट फ्रॉम मार्च 28 1997। तो यहाँ पे इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा है कि अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल हमारे यहाँ ओमिट हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उसका रीज़न हमने फुटनोट में देखा, जो कि 1 के नंबर 1 से रेफ़र किया गया है। उसका मतलब ये है कि ये 1997 के अंदर जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट आई थी उसके बाद ही ओमिट हो चुका है। इसी तरीके से आप जो सेकेंड शेड्यूल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 में कहता है द सेकेंड शेड्यूल ओमिटेड बाय फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट 1997 विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 28। तो ये दोनों शेड्यूल्स जो हैं वो 1997 के अंदर ओमिट हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के टॉप पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 का एक नंबर आ रहा है। तो अगर हम इसको दोबारा से क्रॉस रेफर करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि द थर्ड शेड्यूल सबमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 1998, अर्लियर इट वाज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 1996, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है थर्ड शेड्यूल की वो 1998 के बाद से स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी जो सबसे रेलेवेंट है वो थर्ड शेड्यूल है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि थर्ड शेड्यूल हमें क्या बताता है। थर्ड शेड्यूल के अंदर जो एक सब हेडिंग आ रही है वो आ रही है सी क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। यानी ये जो गुड्स यहाँ पे मौजूद हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर, इनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हमें कहाँ डिटेल मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सब सेक्शन हमें रेफ़र कर रहा है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए, ये रिवर्स में लिखा गया है। यानी हम सबसे पहले सेक्शन 3 पे जाएंगे, फिर सब सेक्शन 2 पे जाएंगे और उसके बाद सब क्लॉज ए पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि देखें आप जो अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कि थर्ड शेड्यूल में चल क्या रहा है, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में सिर्फ गुड्स लिस्ट डाउन की गई हैं। उनकी ट्रीटमेंट क्या होनी है वो हमें सेक्शन में जाके मालूम होगा। इसी तरीके से जो हमारे बाकी शेड्यूल्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से देख रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और क्लॉज ए पे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्शन 3 के पेज पे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 का ये बिल्कुल स्टार्ट है और चार्जिंग सेक्शन है।
इसमें स्कोप ऑफ टैक्स के बारे में बताया गया है कि यानी जो सेल्स टैक्स हमारा लगेगा वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर लगेगा। हमारे लिए इस वक्त थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड जो है वो सेक्शन 3 पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सब सेक्शन 2 पे जाएंगे। सब सेक्शन 2 और उसका सब क्लॉज ए, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, taxable supplies and import of goods specified in the third schedule shall be charged to tax at the rate of 17% of retail price, or in case such supplies or imports are also specified in 8th schedule at the rates specified therein, and the retail price thereof, along with the amount of sales tax, shall be legibly, prominently, indelibly printed or embossed by the manufacturer or the importer in case of imported goods on each article, packet, container, package, cover, or label as the case may be, provided that the federal government may by notification in the official gazette exclude any taxable supply or import from the said schedule और include any taxable supply और import therein। तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि जो थर्ड शेड्यूल में गुड्स मौजूद हैं उनकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी है। तो सब सेक्शन 2 का जो है वो क्लॉज ए हमें, अगर मैं आपको नेट शेल में बताता हूँ, वो ये कहता है कि जो जो भी गुड्स थर्ड शेड्यूल में मौजूद हैं उनके ऊपर हमें 17% का रेट अप्लाई करना है। तो 17% का रेट हमें कौन सी वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है, कौन से अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पे वो क्लियरली बताता है कि हमें वो करना है रिटेल प्राइस के ऊपर। अब रिटेल प्राइस जो है वो सेल्स टैक्स के अंदर, रिटेल प्राइस का क्या मतलब है ये आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ कि रिटेल प्राइस जो है वो अमाउंट होता है चार्ज बाय द या डिटरमाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी मैन्युफैक्चरर ने जो एक अमाउंट डिटरमाइन किया है कि वो उतना अमाउंट उसने लेना है, यानी मैन्युफैक्चरर ने अपनी एक कॉस्ट इनकर करने के बाद कोई प्रॉफिट उस अमाउंट के ऊपर रखा होगा, तो वो जो अमाउंट है वो रिटेल प्राइस का पार्ट है। और सेल्स टैक्स के रेफरेंस से हमें उस अमाउंट के अंदर कुछ ड्यूटीज़ भी ऐड करनी होंगी। यानी अगर कोई गुड ऐसी है कि जो फेडरल एक्साइज एक्ट को भी हिट कर रही है, यानी फेडरल एक्साइज एक्ट के एम्बिट में आ रही है, तो उस गुड के ऊपर वहाँ पे ड्यूटी भी लग रही होगी। तो सेल्स टैक्स के लिए रिटेल प्राइस का मतलब है कि आपके मैन्युफैक्चरर वाली कॉस्ट, उसके बाद जो ड्यूटी एप्लीकेबल है वो, लेकिन सेल्स टैक्स हमें लगाना है रिटेल प्राइस के ऊपर। देयरफॉर रिटेल प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। रिटेल प्राइस इटसेल्फ एक अलग अमाउंट है और सेल्स टैक्स का जो अमाउंट है वो हमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद निकालना है। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है कि जो थर्ड शेड्यूल में गुड्स मौजूद हैं, थर्ड शेड्यूल वाले गुड्स के ऊपर 17% लगेगा रिटेल प्राइस पे। और फिर आगे ये एम्फोसिस करता है कि अगर कोई गुड्स ऐसी हैं जो कि 8th शेड्यूल में मौजूद हैं, 8th शेड्यूल हमें ट्रीट करता है रिड्यूस्ड रेट के ऊपर, यानी जो स्टैंडर्ड रेट है 17% का, उससे हट के जो रेट्स हैं, ठीक है, उससे हट के जो रेट्स हैं वो 8 शेड्यूल में मौजूद हैं। तो कुछ गुड्स हमें ऐसी भी बताई गई हैं 8 शेड्यूल के अंदर जिनके ऊपर 17% नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉज ए हमें बता रहा है उसका एम्फेसिस है रिटेल प्राइस के ऊपर। यानी वो गुड्स जो कि थर्ड शेड्यूल में मौजूद है उनके ऊपर 17% लगेगा ऑफ रिटेल प्राइस, और जो गुड्स 8 शेड्यूल में मौजूद है उनके ऊपर वो रेट लगेगा जो वहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी उनकी रिटेल प्राइस के ऊपर। अब तो आई होप मैंने आप लोगों को सब सेक्शन जो है उसका क्लियर कर दिया होगा। और उसके बाद प्रोवाइडेड कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास नो डाउट की पावर है कि वो कोई भी गुड्स को जो है वो इंक्लूड भी कर सकती है या एक्सक्लूड भी कर सकती है। तो अब हम दोबारा चलते हैं अपने जो मेन थर्ड शेड्यूल है, ताकि वहाँ पे जो गुड्स मौजूद हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी गुड्स हैं। जी, तो गाइज़ उसमें हमने जब देखा कि शेड्यूल हमें बताता है कि ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर हमें सेल्स टैक्स पे करना है, यानी सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज होगा। तो अगर आप एक कॉमन सेंस का यूज़ करें कि रिटेल प्राइस जो है वो किस पे चार्ज हो रही होती है, उस अमाउंट पे या उस प्रोडक्ट पे चार्ज हो रही है जो कि एंड कंज्यूमर बाय कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हर प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेज होते हैं, यानी आप लोगों ने सुना होगा होलसेल प्राइस भी होता है, ठीक है, उसके अलावा एक्स फैक्ट्री प्राइस होते हैं, मल्टीपल प्राइजेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है रिटेल प्राइस की। तो रिटेल प्राइस का मतलब ये कि एंड कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर रेट हमें टैक्स पे करना होगा। देयरफॉर अगर उसको हम क्रॉस लिंक करते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, यहाँ पे जो गुड्स हैं उनको देखते हैं, तो उसका नेचर हमें क्लियरली समझ आएगा। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स और बेवरेजेस, सिरप्स, स्क्वाशेस, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, perfumery and cosmetics, tea, power drink, milky drinks, toilet paper and tissue paper, spices sold in retail packing bearing brand names and trademarks। यहाँ पे जो सीरियल नंबर 18 है वो ये बताता है कि
वैसी स्पाइसेस, मतलब कि वो स्पाइसेस जो कि रिटेल पैकिंग के अंदर मिल रही हैं। तो अगर कोई भी आप नाम सोच सकें, मिसाल के तौर पर शान के जो मसाले होते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होगा जो कि रिटेल पैक के अंदर बिक रहा है, उसके ऊपर हमें 17% लगाना है। लेकिन कुछ ऐसी स्पाइसेस होती हैं जो कि विदाउट पैकिंग या विदाउट रिटेल पैकिंग मिल रही होती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो 17% नहीं लगाना, या अगर उनके ऊपर लगाना भी है तो वो रिटेल प्राइस के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि वो स्पाइसेस जो कि रिटेल पैक के अंदर यानी एक ब्रांड नेम के साथ बिक रही हैं, उनके ऊपर हमें 17% अप्लाई करना है ऑफ देयर रिटेल प्राइस। उसके बाद यहाँ पे स्टाइरिक्स देख सकते हैं आप, 1920 और 21 के अंदर आ रहा है हमारे पास शू पॉलिश एंड शू क्रीम। तो जो नेचर है यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, वो अगर आप देखें, उन पे गौर करें, तो ये वो डेली रूटीन के आइटम्स हैं कि जो कि कंज्यूमर या जो कंज्यूमर या कस्टमर है वो बाय कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए रिटेल प्राइस को आप क्रॉस लिंक कर सकते हैं कि रिटेल प्राइस के ऊपर जो भी गुड्स आ रहे हैं, मतलब थर्ड शेड्यूल में जो भी गुड्स आ रहे हैं, उनका जो नेचर है वो कंज्यूमेबल आइटम्स है। तो अगर आपको ये लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप नेचर ऑफ द गुड्स भी याद रखते हैं तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी थर्ड शेड्यूल में फॉल कर रही है। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो स्टाइरिक्स आ रहे हैं यहाँ पे नंबर मौजूद है प्रोडक्ट का, लेकिन वहाँ उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा। जिस तरीके से सीरियल नंबर 22 से लेकर 31 तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रीवियसली गुड्स थे लेकिन उनको ओमिट कर दिया गया है और उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे नंबरिंग दी गई है। तो उसको अगर आप फॉलो करते हुए फुट नोट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे गुड था वो कब यहाँ से ओमिट हो चुका है। उसके बाद 32 पे फर्टिलाइजर्स आता है। फर्टिलाइजर के बाद सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। अगेन देखें यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि सीमेंट जो कि रिटेल पैकिंग में मिल रही है उसके ऊपर हमें 17% पे करना है ऑफ द रिटेल प्राइस। लेकिन कुछ सीमेंट ऐसी होती हैं जो कि अनपैक्ड उसके अंदर कंडीशन में मिलती है, तो वो थर्ड शेड्यूल का पार्ट नहीं बनेगी। तो गाइज़ आप लोग इसको रीड कर सकते हैं ख़ुद भी, क्योंकि ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट हमारे पास शेड्यूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये वो गुड्स हैं जिनके रिटेल प्राइस के ऊपर हमें 17% पे करना है, और रिटेल प्राइस जो है वो अमाउंट है डिटरमाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। उसके अंदर ड्यूटीज़ ऐड होंगी, ड्यूटीज़ ऐड होने के बाद फिर जो अमाउंट बनेगा उस पर हमें 17% लगाना है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि कुछ गुड्स ऐसी भी हो सकती हैं जो कि 8 शेड्यूल में मौजूद हैं। अगर 8 शेड्यूल में मौजूद हैं तो उसके ऊपर जो 8 शेड्यूल के अंदर रेट्स गिवन है वो लगेंगे, लेकिन फिर भी उसकी रिटेल प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे सीरियल नंबर लास्ट जो है हमारा वो 50 है। ठीक है, इन नंबर ऑफ जो गुड्स हैं वो 50 नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे ओमिट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ गुड्स लेस देन 50 है, लेकिन सीरियल नंबर वाइज हमारे पास 50 लास्ट है। शुगर एक्सेप्ट वेयर इट इज़ सप्लाइड एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल टू फार्मास्यूटिकल बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे शुगर के साथ ये कंडीशन जोड़ता है कि वो शुगर जो कि इंडस्ट्री को दी गई है एज अ रॉ मटेरियल टू फार्मास्यूटिकल बेवरेज या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, तो वो थर्ड शेड्यूल का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करती तो उसके ऊपर अगेन रिटेल प्राइस पे 17% लगेगा। तो आई होप गाइस कि थर्ड शेड्यूल का जो हमें बेसिक क्रक्स था वो मालूम हो गया, और किस तरीके से हमें क्रॉस रेफर करना है टूवर्ड्स सेक्शन, और सेक्शन के अंदर किस तरीके से हमें चीज़ें ड्रिल डाउन करनी है, वो इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं जो बाकी हमारे शेड्यूल्स हैं उनको कवर करूँगा। गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।